आदाब, नमस्कार, सलाम। जनता स्टेशन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के प्रेसिडेंट जनाब नवेद हामिद साहब से। नवेद हामिद साहब का तारुफ़ कराना सूरज को चराग दिखाना है। दिल्ली की तहज़ीबी ज़िंदगी, समाजी और तालीमी ज़िंदगी में नवेद हामिद साहब एक बहुत मशहूर नाम है। सादगी पसंद हैं, सिंपल आदमी हैं, सीधे सीधे बोलते हैं, बहुत मीठा मीठा नहीं बोलते, इसलिए कि सच हमेशा मीठा नहीं होता है और वो सीधी बात कही जाती है, लोगों के समझ में भी आती है। इसीलिए मुल्क भर से हज़ारों लोग और वो सैकड़ों तंजीमें जो वाबस्ता हैं मशावरत से, वो सब के सब नवेद हामिद साहब से एक डायलॉग रखते हैं और उनके डायलॉग से वो खुश भी होते हैं, मुतमईन भी होते हैं। हम आज एक गैर रस्मी बातचीत करेंगे जो ये अनएडिटेड हम आपके सामने रखेंगे। जनाब नवेद हामिद साहब का प्रोग्राम में इस्तकबाल है और पहला सवाल हम यहाँ से शुरू करेंगे कि मशावरत से पहले की ज़िंदगी और मशावरत की ज़िम्मेदारियों के बाद की ज़िंदगी में आपकी क्या तब्दीली है और क्या महसूस करते हैं? देखिए, एक्टिविज़म में तो मैं तकरीबन 44 साल से हूँ। मेरी उम्र तकरीबन कोई 14, साढ़े 14, 15 साल की थी जब से मैं एक्टिविज़म में हूँ। और वो एक्टिविज़म समाजी एक्टिविज़म भी थी और पॉलिटिकल एक्टिविज़म भी थी। मैंने एमरजेंसी का दौर भी देखा है। आई वॉज अ किड ओवर देयर, बट उसको मैंने महसूस किया है और उससे एक गैर कांग्रेसी वाद का एक जहन मेरा उस ज़माने में बना। जो तुर्कमान गेट के ऊपर जो हादसा हुआ, मुजफ्फरनगर में जो हादसा हुआ, नसबंदी के नाम के ऊपर तुर्कमान गेट और जामा मस्जिद को डेमोलिश किया गया था, वो तो शायद आपके इल्म में नहीं होगा। तो हज़ारों लोगों को यहाँ से पुरानी दिल्ली से हटा के दूर दराज इलाक़ों में खिचड़ीपुर और सीमापुरी और जो आज रंजीत नगर है, तो वहाँ पर ले जाकर, उस ज़माने में ये सब ये ऐसा रंजीत नगर नहीं था, ऐसा सीमापुरी और ये तो कल्याणपुरी तो आप जानते हैं कि आज भी वो है। लेकिन वो एक बच्चों के जहन पे जो एक असर होता है, तो हमारी फैमिली एक मारूफ फैमिली थी, पॉलिटिकल फैमिली भी थी और हमारे वालिद के संजय गांधी से अच्छे मरासिम हुआ करते थे। तो वो एक गुस्सा और जो था कि भाई क्या, तो मैं अपने दादा के साथ रिलीफ का सामान लेकर गाड़ी में भर के सुबह ही सुबह वालिद और दादा जो हैं वो हमारे जाते थे। ये जो डेमोलिश किया गया था सारा एमरजेंसी के अंदर, तुर्कमान गेट जहाँ आज क्वार्टर बने हुए हैं, ये तेलियों का फाटक जिसे कहते हैं, एक फाटक अभी भी नज़र आता है, उसके पीछे क्वार्टर है जी। तो वो सब इलाका था, वहाँ कुछ हमारे अजीज़ व क़ारिब भी थे, तो उनके घर भी सब मसमार कर दिए गए थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 77 आया। मैंने ख़ुद जयप्रकाश नारायण जी को मैंने बहुत देखा करीब से और हमारे वालिद के बहुत से मरासिम हुए फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी से। और लेकिन ये कि फिर 84 आते आते ये समझ में आ गया, जब पालनपुर का रेजोल्यूशन पास हुआ बीजेपी का सिविल कोड के ताल्लुक़ से, तो ये समझ में आ गया कि बीजेपी के साथ मुसलमानों का मामला नहीं चल सकता। तो हम लोग जनता पार्टी उस ज़माने में थी, जनता पार्टी के थे, तो फिर ताल्लुकात तो रहे उन लोगों के यहाँ, लेकिन ये कि फिर वो बीजेपी से हमारा कोई ऐसा वास्ता हमारा नहीं रहा। और फिर ये लगा कि इस मुल्क को बचाने के लिए अगर कुछ काम करना है तो कांग्रेस पार्टी को के साथ, उसकी आइडियोलॉजी के साथ लगना पड़ेगा। सन 84 से लेके और 82 से लेके सन 82 से लेके और सन
1992 तक 10 बरस का ये वक्फा था। उसमें जो फिर एक बड़ा हादसा हुआ मुल्क के अंदर, बाबरी मस्जिद का जो हादसा था, उसने जनमानस को एक तरह से झंझोड़ दिया। मुझे याद है कि कोई अखबार नहीं था, हिंदी का भी अखबार, आज की सहाफ़त नहीं थी वो जैसे आज की सहाफ़त है। वो उस ज़माने के आप हिंदी के एडिटोरियल, हिंदी अखबारों के एडिटोरियल पढ़िए आप, तो पूरा मुल्क जो ऐसा लगता था जैसे सदमे में है, गुस्से में है। और आपने देखा कि उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की 5 रियासतों की हुकूमतों को गिराया गया, तो फिर जब फ़ौरन चुनाव हुए 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो वहाँ उन सब बीजेपी की हुकूमतों का सफाया हो गया और नॉन बीजेपी हुकूमतें बन के आई। तो ये लगता था कि भारत की जो आत्मा है, वो आत्मा जो है प्लूरलिज्म के अंदर, वो प्लूरलिज्म उसकी आत्मा में जो है वो घुला मिला हुआ है, यानी साथ मिलकर चलने की ताकत है, उसके साथ में चलने की ताकत है। मुझे याद है कि विश्व विराट हिंदू सम्मेलन हुआ था, तो वो जब गालिबन वो शायद 84 की बात है, डॉक्टर करण सिंह, मीनाक्षीपुरम का जब वो हुआ था, कुछ मुसलमानों, कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग मुसलमान हो गए थे, तो उसके बाद विराट हिंदू सम्मेलन हुआ था। ये शायद 83 की या 84 की बात है। तो बोट क्लब पे हुआ था। उससे वो मुझे दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। तो मैंने कहा कि साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि भाई कोई भी आदमी किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकता है। तो अगर शेड्यूल कास्ट एक कॉकस को तोड़कर, जो पूरा नाइंसाफ़ी का पूरा एक समाज है, उस समाज की बंदिशों को तोड़कर किसी भी मज़हब में अगर जा रहे हैं, उसमें इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो या बौद्ध धर्म भी हो, बौद्ध धर्म बिल्कुल अलग धर्म है, उसको आपने बना दिया इस वक्त हिंदुज़म का पार्ट। हिंदुज़म का पार्ट थोड़ी है मेरी निगाह के अंदर। और कोई भी बौद्धों से आप, अच्छे बौद्धों से आप बात कीजिए, इंटेलेक्चुअल बौद्धों से, तो वो भी नहीं कहेंगे कि ये बुद्धिज़्म की अपनी एक आइडेंटिटी है, अलग है। वो बौद्धिज़्म तो पूरी हिंदू हायरार्की के खिलाफ उसका जन्म हुआ। तो आज अब ठीक है, एक दस्तूर में आपने शामिल कर दिया कि भाई वो बौद्ध भी जो है वो हिंदुज़म का पार्ट है, जैसे सिख वो आपने शामिल कर दिया। हालांकि सिख तो मानते नहीं हैं, वो तो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी हुई है सिखों की, आपके पता नहीं इल्म में होगा यकीनी तौर के ऊपर बात ये। तो शायद 1999 से या 2000 से वो पिटीशन पड़ी हुई है, सरकार को जवाब नहीं देती है, वो अलग बात है। तो वो then I was around 17 or so years that when that Virat Hindu Sammelan was organized by Dr. Karan Singh. Dr. Karan Singh was an important Congress functionary. और लोग कहते हैं कि मिसेस गांधी ने वो करवाया था। मुझे लेट मिसेस गांधी, नॉट मिसेस सोनिया, इंदिरा गांधी ने करवाया था। और यकीन तौर पे हो सकता है करवाया। तो जो उसको मराहत हासिल हुई थी बोट क्लब में करने के लिए, और जो सब हुआ था, जो स्टेट अपरेटस उसको सपोर्ट कर रहा था, उसे लगता था कि हाँ शायद मिसेस गांधी ने शायद करवाया है। और डॉक्टर करण सिंह ऐसे कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, आज भी हयात हैं वो सियासत के कच्चे खिलाड़ी नहीं है। जब तक मिसेस इंदिरा गांधी की मर्जी नहीं होगी, उस वक्त तक वो विराट हिंदू सम्मेलन नहीं हो सकता है। फिर बहुत डेवलपमेंट हुई। नहीं तो उस हिंदू सम्मेलन से कोई नेगेटिव चीज़ या उससे मैंने कहा ना कि ये लगा कि साहब हायरार्की जो ब्राह्मणिकल हायरार्की है, वो जो उसके फोल्ड से लोग निकल के जा रहे हैं, उसके वजह को नहीं मान रहे हैं और बेड़ियां तोड़ रहे हैं। और कुछ ही लोग मुसलमान थे, थोड़े से मुसलमान थे, तो थोड़े से लोग थे शेड्यूल कास्ट जिन्होंने कन्वर्ट किया था, कोई 2-4-5 हज़ार नहीं थे, तो 100 कुछ क्या कितने कुछ लोग थे कैसे, तो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं मुझे, लेकिन ये कि वो देखना पड़ेगा मुझे, 100 कुछ लोग शायद थे वो। तो दैट वाज कंसिडर्ड एज अ मास कन्वर्शन एंड दैट वाज नॉट।
दैट वाज नॉट। उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी उन्होंने धर्मांतरण किया था। तो ये जो धर्मांतरण की जो पूरी धर्मांतरण विरोधी जो पूरी तहरीक इस मुल्क के अंदर है, वो तहरीक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। मेरा अपना मानना ये है, उस वक्त भी मानना था जब मुझे, लेकिन पालनपुर के रेजोल्यूशन ने बहुत सारी बातों को, जो बीजेपी का पालनपुर का रेजोल्यूशन था, बहुत सारी बातों को एक वो किया। खैर, और उससे पहले चंडीगढ़ का रेजोल्यूशन बीजेपी का आया, तो वो पॉलिटिकल एक अंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं अखबार चूँकि पढ़ता था, स्कूल में रिसर्च में बच्चे जो हैं वो रिसर्च समझते हैं ना, वो रिसर्च को क्या कहते हैं उर्दू में? तहकीक नहीं, रिसर्च नहीं, रिसेस। अच्छा, रिसर्च, हाँ, जो फुर्सत के औकात होते हैं। हाँ, वो जो बीच में वक्फा होता है। वक्फा होता है, चार पीरियड और 3 पीरियड बाद में होते हैं, तो छुट्टी का एक वक्फा होता है, थोड़ा सा 20 मिनट का वक्फा होता था। तो मैं लाइब्रेरी में जाके अखबार पढ़ता था, और एक अखबार नहीं, वहाँ हमारे यहाँ स्टैंड लगे हुए थे अखबारों के, तो 2-3 अखबार जल्दी देखता था कि भाई क्या है। एंड आई थिंक आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड और 9th में, 11th में, 12th में, तो अखबार पढ़ने की बहुत मुझे लत लग गई थी। और सुबह को जाने से पहले भी, स्कूल जाने से पहले भी अखबार, चूँकि हमारा 6 बजे आता था, तो जल्दी से हेडलाइन देख के जाते थे कि कौन सी चीज़ पढ़नी है। हमारे यहाँ उर्दू का भी, अंग्रेज़ी के भी 2 अखबार आते थे, उर्दू का भी अखबार आता था, तो जल्दी से देख के जाते थे। खैर,